नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। संसद और विधानमंडल के बारे में हमारी क्लासेस हो रही थी और उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो भी संसद और विधानमंडल के संबंध में ही रहने वाली है। और संसद और विधानमंडल के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है संयुक्त बैठक। कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब सदन की क्या बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, क्या विधानमंडलों के मामले में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू होता है, विधान परिषद और विधानसभा की संयुक्त बैठक भी क्या की जा सकती है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सदन में भाषा किस प्रकार की प्रयोग की जाए, विधानमंडल के सदनों में और संसद के सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और संसद के सदन में, चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे संसद का कोई सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें किस बात की चर्चा, हाउस के अंदर किस बात की चर्चा, सदन के अंदर किस बात की चर्चा नहीं की जा सकती, किस चीज पर निर्बंधन लगाया गया है हमारे संविधान पे कि हमारे संविधान के अंतर्गत कि इस विषय में सदन के भीतर चर्चा नहीं की जा सकती। इन तीन बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास है वो पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत है, जो कि सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पर पूर्णतः निःशुल्क बिना किसी फीस के प्राप्त होने वाला है। जब आप मीमांसा क्लासेस YouTube चैनल पे जाएंगे, आपको वहां पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको पूरी तरीके से व्यवस्थित क्रम में मिलने वाले हैं। और ध्यान में ये रखा गया है, पूरे पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है कि सिविल सेवा में जो परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसी में, पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से, उस पर प्रमुख रूप से फोकस करते हुए इस पूरे पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त बैठक के बारे में, जिसे इंग्लिश में जॉइंट सिटिंग भी कहा जाता है। जॉइंट सिटिंग भी कहा जाता है। जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक का तात्पर्य है सदन के दोनों सदनों का एक साथ बैठना, संसद के दोनों सदनों का एक साथ बैठना, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का एक साथ बैठकर किसी बात पर निर्णय करना क्या कहलाता है, संयुक्त बैठक कहलाता है। तो सबसे पहली चीज, ये केवल संसद के मामले में लागू होती है, विधानमंडल में ये लागू नहीं होती। ज्यादातर आपने राज्यों में देखा कि विधानमंडल का केवल एक ही सदन होता है, विधानसभा। परंतु कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी उपस्थित होती है, परंतु विधानसभा और विधान परिषद दोनों की उपस्थिति के बाद भी संविधान में ऐसी कोई स्थिति वर्णित नहीं है जब विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। तो राज्य विधानमंडल के मामलों पर ये संयुक्त बैठक वाला जो उपबंध है वो लागू नहीं होता है। केवल किस पर लागू होता है, संसद के दोनों सदनों के मामले में। तो पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कौन से संविधान में, संविधान के कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 108 जो है उसमें संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक किन परिस्थितियों में होगी, कैसे होगी, क्या इसके नियम होंगे, उन सभी के बारे में आर्टिकल 108 में चर्चा की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो सबसे पहली चीज, यदि कोई बिल या विधेयक कोई सा सदन पारित करे, या तो राज्यसभा पारित करे या फिर लोकसभा पारित करे, ठीक है, राज्यसभा पारित करके लोकसभा को भेजे या फिर लोकसभा पारित करके किसको भेजे, राज्यसभा को भेजे। यानी एक सदन पारित करके दूसरे सदन को क्या कर दे, बिल को भेज दे या विधेयक को भेज दे और दूसरा सदन उसे या तो क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, ठीक है ना। लोकसभा ने बिल भेजा, राज्यसभा ने क्या कर दिया, उस बिल को अस्वीकृत कर दिया। इसी प्रकार राज्यसभा ने बिल भेजा, लोकसभा ने उसको क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। तो पहली स्थिति तो ये। या फिर उस विधेयक, जो बिल पहले सदन ने भेजा है, उस बिल पर क्या हो, उस बिल के कुछ बिंदुओं पर उनमें असहमति हो, किसी बिंदु पर, बिल के किसी बिंदुओं पर क्या नहीं हो, दोनों के मध्य सहमति नहीं बन पा रही हो, दोनों सदनों के मध्य सहमति ना बन पाए। या फिर एक सदन ने दूसरे सदन को भेजा,
ठीक है ना, और भेजे हुए 6 माह बीत गए और कोई फैसला दूसरे सदन द्वारा न लिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने कोई बिल पास करके किसके पास में भेजा, राज्यसभा के पास में भेजा, और राज्यसभा ने 6 माह तक इस पर किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया हो, ना तो पारित किया हो, ना इस पर अस्वीकृति दी हो, ना इस पर कोई असहमति जताई हो, 6 माह तक किसी प्रकार का कोई निर्णय ना लिया गया हो, और इस 6 माह में क्या होगा, सत्र के स्थगन की सत्र का ऐसा स्थगन जो 4 दिन से ज्यादा हो वो सम्मिलित नहीं होगा। दूसरा, इस 6 माह में सत्रावसन का पीरियड, सत्रावसन मतलब जब सदन सत्र में ना हो, वो पीरियड्स, वो अवधि क्या नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा यदि 6 माह बीत जाते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक परिस्थिति होती है, तब क्या बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये स्थितियां हो गई कि संयुक्त बैठक जो है वो कब बुलाई जा सकती है। ये जो 3 मैंने स्थितियां बताई, इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति यदि हो जाती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब संयुक्त बैठक के बारे में कुछ और प्रावधान भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। सबसे पहला क्या, एक तो धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होगी। यदि कोई विधेयक या बिल क्या है, मनी बिल है, धन विधेयक है, मनी बिल या धन विधेयक क्या होते हैं, इसके बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इससे पिछले जो हमारे संसद और विधानमंडल संबंधी जो वीडियो हैं, जिसमें हमने चर्चा की है विधेयकों के प्रकारों के बारे में, टाइप ऑफ बिल्स के बारे में, उसमें जाकर आप धन विधेयक संबंधी परिभाषा देख सकते हैं, धन विधेयक आखिर होते क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। तो धन विधेयक से संबंधित यदि कोई बिल होता है, या कह सकते हैं मनी बिल जो होता है, उस पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, चाहे दोनों सदनों में पिछली वाली स्थिति बनी हो, दोनों सदन सहमत ना हो, तो भी धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो धन विधेयक के बारे में नहीं बुलाई जा सकती, संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो किस विधेयक पे बुलाई जा सकती है, इसका मतलब साधारण जो विधेयक होते हैं उस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और दूसरा, वित्त विधेयक जो होते हैं, वित्त विधेयक कौन से, ऐसे वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं हो। आपको पता है कि कुछ विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक भी होते हैं। ऐसे वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं हो और साधारण विधेयक, इन दोनों पर क्या बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कब बुलाई जा सकती है, वो परिस्थितियां हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। उसके अलावा यदि लोकसभा क्या हो जाता है, लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। लोकसभा विघटित हो गई और लोकसभा के विघटन के कारण कोई विधेयक क्या हो जाता है, बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। बिल क्या हो गया, लैप्स हो गया। ठीक है, लोकसभा के विघटन के कारण ऐसे बिल जो कि लोकसभा में पेंडिंग थे, लोकसभा के विघटन के कारण क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। तो इन लैप्स हुए बिल के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो 3 स्थितियां हमने देख ली कि कब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, किन परिस्थितियों में बुलाई जाती है, किन मामलों में नहीं बुलाई जाती, उन दोनों चीजों को हमने देख लिया। अब संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, तो संयुक्त बैठक का जो आह्वान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के लिए क्या करता है, संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए क्या देता है, सदन को सूचना देता है। सदन को सूचना या संदेश देता है। यदि सदन चल रहा है, यदि सदन चल रहा है तो सदन को क्या देता है, सूचना या संदेश देता है राष्ट्रपति। किसके लिए, संयुक्त बैठक बुलाने के लिए। और यदि सदन नहीं चल रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति एक लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करता है और इस पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से सदनों को सूचना देता है कि संयुक्त बैठक किसी विषय पर बुलाई जा रही है। तो संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। किन परिस्थितियों में बुलाई जाएगी, इससे पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की। किन परिस्थितियों में नहीं बुलाई जाएगी, वो ये परिस्थितियां हैं जिनमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। और संयुक्त बैठक जो है वो कैसे बुलाई जाएगी, राष्ट्रपति या तो सदन चल रहा है तो सदनों को संदेश देके, और यदि सदन नहीं चल रहा है, संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, उस स्थिति में लोक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की सूचना संसद को देता है, सदन को देता है। अब जब संयुक्त बैठक की सूचना दे दी जाएगी, तो संयुक्त बैठक की जब सूचना दे दी जाएगी उसके पश्चात कोई भी सदन
जिस बिल के बारे में संयुक्त बैठक की सूचना दी गई है उस बिल पर आगे किसी प्रकार का, उस विधेयक पर आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है। अब कोई ऐसी स्थिति बनती है, मान लो कि लोकसभा में जो बिल पेंडिंग है, कोई भी बिल लोकसभा में क्या है, पेंडिंग है, उस बिल के लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना दे दी, संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी। और यह अधिसूचना, संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी करने के बाद में मान लो क्या हो जाए, लोकसभा विघटित हो जाए, तो उस स्थिति में उस बिल के लिए संयुक्त बैठक होती है। तो संयुक्त बैठक क्या है, संयुक्त बैठक की सूचना जब जारी कर दी जाती है और उसके पश्चात यदि लोकसभा विघटित हो जाए तो भी क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। तो ये थे संयुक्त बैठक के बारे में कुछ हमारे संविधान में दिए गए महत्वपूर्ण उपबंध, किन स्थितियों में संयुक्त बैठक होती है, कब नहीं होती है, कौन इसके लिए संदेश देता है, कैसे संदेश देता है, और यदि संयुक्त बैठक की सूचना सदनों को दे दी जाती है तो उसके बाद जिस बिल के संदर्भ में यह सूचना दी गई है उस बिल पर कोई भी सदन आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा। अब साहब, संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे वो किस प्रकार से लिए जाएंगे। आपको पता है कि किसी भी बिल पर जो निर्णय किए जाते हैं सदन में वो किसके द्वारा किए जाते हैं, बहुमत से किए जाते हैं। और चूंकि आपने देखा था कि किस प्रकार के बिल संयुक्त बैठक में आते हैं, केवल साधारण प्रकार के बिल, केवल साधारण प्रकार के बिल और वित्त विधेयक, ऐसे वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, वही क्या आएंगे, संयुक्त बैठक में आते हैं। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक संयुक्त बैठक में नहीं आते। और साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करने के लिए जो बहुमत चाहिए होता है वो है जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित जो सदस्य हैं उन उपस्थित सदस्यों का क्या होना चाहिए, का 50% से वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाता है। ये बात हम कब कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में, जब एकल सदन यानी संयुक्त बैठक के अतिरिक्त अन्य तरीके से सदन में जब कार्य होता है उस समय। और यही वाली जो चीज है वो संयुक्त बैठक में भी लागू होती है। अर्थात संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक या बिल पारित कैसे माना जाता है, यदि उस विधेयक या बिल पर क्या कर दें, मत देने वाले सदस्य, उपस्थित और मत देने वाले सदस्य क्या करें, बहुमत, क्या करें, बहुमत के द्वारा उसको क्या कर दें, पारित कर दें। बहुमत कैसा, जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनका 50% से अधिक। अब यदि मान लो बराबरी की स्थिति आ जाती है, यानी आधे जो सदस्य हैं संयुक्त बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों में से आधे सदस्य किसी बिल के पक्ष में मतदान करते हैं और आधे विपक्ष में, अर्थात जैसे मान लो कुल सदस्य मान लो 200 उपस्थित हैं, 200 में से 100 ने तो पक्ष में वो वोट दिया और 100 ने विपक्ष में वोट दिया, तो उस स्थिति में जो निर्णायक मत होता है वो किसका होता है, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता है उसका क्या होता है, उसका जो वोट होता है, उसका जो मत होता है वो निर्णायक होता है। वो जिस तरफ मत दे देता है तो बराबरी की स्थिति में जिस तरफ अध्यक्ष का मत चला जाएगा वही क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, वही निर्णय क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। अब संयुक्त बैठक में जो विधेयक आया है उस विधेयक पर दोनों सदनों में क्या थी, हमने देखा था कि असहमति थी। ठीक है, या तो उस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया गया था दूसरे सदन के द्वारा, या उसके कुछ प्रावधानों से दूसरा सदन क्या था, असहमत था। तो इस असहमति के कारण इस संयुक्त बैठक में कोई विधेयक या बिल आता है। ठीक है, अब इस असहमति के कारण क्या है, इस बिल में कुछ संशोधन करने जरूरी हो जाते हैं। पर क्या पूरे के पूरे बिल को संशोधित किया जा सकता है, या किस प्रकार के संशोधन अब इस बिल में संयुक्त बैठक के अंतर्गत किए जा सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त बैठक के अंतर्गत उस बिल में जो बिल असहमति के कारण संयुक्त बैठक में आया है, केवल ऐसे ही संशोधन किए जा सकते हैं जिन पर दोनों, जिन पार्ट्स पर दोनों सदनों में असहमति जताई गई थी, केवल उन्हीं पार्ट्स में, बिल के उन्हीं पार्ट्स में, विधेयक के उसी भाग में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। या फिर किसी ऐसे भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें संशोधन करना इसलिए आवश्यक हो गया हो क्योंकि संयुक्त बैठक के कारण विधेयक में क्या हो गई है, देरी, विधेयक या बिल को पास करने में देरी हो गई है, और इस देरी के कारण अब उस बिल में कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया हो, तो वैसे संशोधन भी किए जा सकते हैं। तो इस दो प्रकार के संशोधन ही केवल संयुक्त बैठक में बिल के आने पर किए जा सकते हैं। पहले प्रकार के संशोधन वो संशोधन होंगे जिन पर असहमति थी दोनों सदनों के अंदर,
और दूसरे प्रकार के संशोधन कौन से होंगे? वे संशोधन जो बिल में देरी हो जाने के कारण, संयुक्त बैठक बुलाई गई, इससे बिल पारित करने में देरी हुई, इस देरी के कारण उस बिल में कुछ संशोधन यदि आवश्यक हो गए हों तो ऐसे संशोधन ही किए जाएंगे। और इन संशोधनों के लिए जो सदन का अध्यक्ष होगा, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता कर रहा होगा, उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा कि किस बारे में संशोधन किए जाएं और किस बारे में न किए जाएं। तो ये थी संयुक्त बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया कि किस प्रकार से संयुक्त बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा। अब देखिए, आप संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 118 में दिए गए हैं। अब अध्यक्षता कौन करेगा और इस जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, इसकी पूरी प्रक्रिया के जो नियम होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले यदि हम अध्यक्षता की यदि हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता संबंधी जो नियम बनाए हैं वो प्रक्रिया नियमों के तहत बनाए गए हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के जो नियम बनाए हैं वो प्रक्रिया नियमों के तहत बनाए गए हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। क्या कौन करता है? राष्ट्रपति बनाता है। प्रक्रिया नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। किसके परामर्श से बनाता है? राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से ये नियम बनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सहमति से नियम बनते हैं। किसके लिए? कि संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी, ठीक है, उसकी प्रक्रिया के नियम क्या होंगे। अध्यक्षता की यदि हम बात करें तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। परंतु यदि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या है? अनुपस्थित है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या है? अनुपस्थित है। तब क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा जो ये प्रक्रिया के नियम बनाए हैं उनके अनुसार किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सौंपी जाती है। और राष्ट्रपति ने इस हेतु क्या प्रक्रिया नियम बनाए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की यदि अनुपस्थिति होती है तो उस स्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी यदि अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? राज्यसभा के उप सभापति के द्वारा की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, यहां संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसी भी सूरत में राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? सीधा फिर राज्यसभा का उप सभापति। तो राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है बल्कि वो पदेन क्या होता है? सभापति होता है। इसी कारण जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता उसे नहीं सौंपी जाती क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है। अब यदि मान लो लोकसभा अध्यक्ष भी ना हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो और राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी, राज्यसभा का उपसभापति भी ये क्या हो? अनुपस्थित हो, तो उस दशा में जो है वो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो उसके लिए राष्ट्रपति ने क्या नियम बनाए हैं कि संसद द्वारा चुना कोई भी सदस्य, संसद अपने सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन लेगी। तो ये थी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता से संबंधित नियम और संयुक्त बैठक का जो संचालन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया के नियम, जिसके बारे में हमने इस स्लाइड में बात की। अब हम बात करते हैं कि क्या कभी ऐसे मौके आए हैं कि हमारी सदन में संयुक्त बैठक हुई है। तो जी हाँ, इतिहास में अब तक 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब संयुक्त बैठक सदन की बुलाई गई है। और वो मौके कब कब आए? सबसे पहला, साधारणतः क्या होता है, जिस पार्टी की लोकसभा में क्या होती है? मेजॉरिटी होती है, बहुमत जिसका लोकसभा में होता है, उसी का लगभग राज्यसभा में भी इतना बहुमत होता है कि वो किसी विधेयक को पारित करा ले। इसलिए साधारणतः संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इतिहास में 3 मौके ऐसे आए हैं जब क्या हुई है? संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ी है। पहला मौका आता है दहेज प्रतिषेध जो विधेयक था उस पर दोनों सदनों के मध्य असहमति होती है 1960 में, और तब पहली बार संयुक्त बैठक हमारे सदन की बुलाई जाती है। उसके बाद बैंक सेवा विधेयक, बैंक सर्विस बिल नाम से 1977 में एक बिल जब लाया जाता है, उस पर भी दोनों सदनों में असहमति होने के कारण संयुक्त बैठक
बुलाई जाती है। उसके अलावा आतंकवाद निरोधी विधेयक 2002 में जो संसद में आता है बिल के रूप में, उसको पारित कराने के लिए भी क्या करा जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो अब तक इतिहास में 3 बार हमारे सदन की संयुक्त बैठक हुई है। कब कब हुई इसकी हमने चर्चा की। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला जो हमारे आज का क्लास का बिंदु है वो है सदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कि सदन में किस प्रकार की भाषा का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। संसद के बारे में भी हम प्रावधान देखेंगे और राज्य के विधानमंडलों के बारे में भी हम इस संबंध में प्रावधान देखेंगे कि संसद और विधानमंडल में सदनों के भीतर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए। तो स्पष्ट रूप से संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद में जो कार्य किए जाएंगे वो हिंदी में भी किए जा सकते हैं या अंग्रेजी में भी किए जा सकते हैं, यानी हिंदी में भी किए जा सकते हैं या अंग्रेजी में भी किए जा सकते हैं। जबकि राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रावधान है कि ये कार्य संसद अपने कार्य, विधानमंडल अपना कार्य हिंदी में भी कर सकता है, अंग्रेजी में भी कर सकता है, या राज्य की राज्य भाषा, उस राज्य की राज्य भाषा के रूप में भी कार्य कर सकता है, राज्य भाषा में भी अपना कार्य कर सकता है, या फिर जो राजभाषा है, राज्य की राजभाषा या संघ की राजभाषा है, उसमें भी अपना कार्य कर सकता है। तो ये थे संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कि किस भाषा का प्रयोग सदन या विधानमंडल, संसद के सदन या विधानमंडल के सदन कर सकते हैं। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति, यानी राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है, किसी संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में संबोधन की अनुमति दे सकता है। तो सामान्यतः तो किसका प्रयोग किया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी का संसद में, लेकिन क्या कर सकता है, अध्यक्ष किसको अनुमति दे सकता है, अपने सदस्य को अनुमति दे सकता है, किसके लिए, अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए, मातृभाषा में बोलने के लिए क्या दे सकता है, अनुमति दे सकता है, बशर्ते वो सदन का सदस्य क्या हो, अंग्रेजी या हिंदी में अपने आप को अभिव्यक्त ना कर पा रहा हो, अंग्रेजी या हिंदी में अपनी बात को रख नहीं पा रहा हो सदन के समक्ष, तब सदन उसको क्या दे सकता है, सदन का जो अध्यक्ष है उसे परमिशन दे सकता है अपनी मातृभाषा में बोलने की। और यही बात लागू होती है किसमें, विधानमंडल सदस्यों के बारे में भी। यदि विधानमंडल का कोई सदस्य हिंदी और अंग्रेजी या राजभाषा में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है तो उसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति विधानमंडल का अध्यक्ष क्या कर सकता है, दे सकता है। इसके अतिरिक्त जैसा हमने देखा कि क्या कहा गया कि संसद में कार्य कैसे किया जाएगा, या तो हिंदी में या अंग्रेजी में, लेकिन साथ ही हमारे मूल संविधान में एक प्रावधान और जोड़ दिया गया कि 15 वर्ष पश्चात अंग्रेजी का जो प्रयोग है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन किस स्थिति में, यदि संसद इसके लिए कानून बना दे, यदि संसद कानून बना देगी, ठीक है, संसद कानून बना देगी या अन्यथा उपबंध न करे, तब क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो समाप्त कर दिया जाएगा। कब, 15 वर्ष पश्चात। तो जब तक संसद क्या करे, अब उपलब्ध की जगह क्या है, ये उपबंध, अन्यथा उपबंध न करे तो क्या हो जाएगा, 15 वर्ष पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन संसद ने इस संबंध में संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात उपबंध कर दिया कि अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। और इस प्रकार से आज तक अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो संसद में जारी है, जबकि मूल संविधान में केवल क्या कहा था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, उसके पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा यदि संसद अन्यथा उपबंध न करे। लेकिन संसद ने अन्यथा उपबंध किया और अंग्रेजी को जारी रखा। और ऐसा ही है विधानमंडल के संदर्भ में कि विधानमंडलों में भी 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी रहेगी, उसके पश्चात उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा किसमें कहा, मूल संविधान में। लेकिन साथ ही क्या कह दिया गया, यदि विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करे, अर्थात इसके संबंध में अन्यथा उपबंध न करे, जब तक अंग्रेजी का प्रयोग जो है उसको समाप्त न करे, तब तक ये क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो आज की स्थिति ये क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सदन में क्या किया जा सकता है, अपना कार्य सदन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करते हैं। तो ये थी सदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग सदन में सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं सदन में किस बात पर चर्चा की नहीं की जाएगी, चाहे संसद का सदन हो चाहे विधानमंडल का सदन हो, किस बात पर चर्चा जो है वो सदन के अंतर्गत नहीं की जाएगी। सदन के किसी भी सदन के अंतर्गत जब सदन की बैठक होगी, अधिवेशन होगी, तो ऐसे कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन सी बात है जिसके ऊपर किसी भी सदन में चर्चा नहीं की जाएगी। तो वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो
जो कार्य करते हैं किस अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए जो जो कार्य करते हैं या आचरण करते हैं, उस कार्य या आचरण पर क्या नहीं की जाएगी, ना तो संसद में और ना ही राज्य के विधानमंडल में किसी प्रकार की चर्चा की जाएगी। तो इस चर्चा पर प्रतिबंध हमारे संविधान के अंतर्गत सदन में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से संयुक्त बैठक, किन परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, उसके नियम क्या होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी को हमने देखा। साथ ही साथ देखा कि सदन की जो भाषा है वो किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की भाषा संसद में और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग राज्य के विधानमंडलों में किया जाएगा, और किस बात की चर्चा ना तो संसद के सदनों में और ना ही विधानमंडल के सदनों में की जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।